पीर, आमल, प्रोफेसर, रूहानी बाबा, स्पिरिचुअल हीलर, अकल्ट लीडर, गद्दी नशीन, मुजावर, मलंग, एक बीमारी के दर्जनों नाम हैं। नरगसियत के शिकार, ये अलूहियत के दावेदार, जोहल की कोख से जन्म लेने वाले खौफ के सहारे खुल्लम खुल्ला कत्ल भी करते हैं और जना भी, जबरी ज्यादती भी करते हैं और लूटमार भी। सरगोदा में गद्दी पर कब्जे के तनाज़े ने तूल पकड़ा तो गद्दी नशी ने 20 अफराद को मौत की भेंट चढ़ा दिया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शोर मच गया। ये कोई नया वाकया नहीं। इससे कबल पाकिस्तान में ही एक पीर 300 के लगभग खवातीन को औलाद नरीना के बहाने जना की दलदल में धकेल चुका। और ना ही ये घिनौना खेल बर्रे सगीर पाक हिंद तक महदूद है। 1995 जापान, शोको इशहारा, जुज़वी नाबीना रूहानी पीर ने अपनी चर्ब जुबानी से इंतहाई पढ़े लिखे अफराद को अपना मुरीद बनाया और फिर इनसे मासूम इंसानों का कत्लेआम करवाया। 1995 में इस पीर के हुक्म पर टोक्यो सबवे निज़ाम में जहरीली सरीन गैस छोड़ दी गई। 12 अफराद हलाक और 1000 से जायद जख्मी हुए। नवंबर 18, 1978, जोन्स टाउन, गयाना, रूहानी पेशवा जिम जोन्स के शहर में मुब्तला होकर 909 अफराद ने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। पीपल्स टेम्पल नामी चर्च का बानी ये मकरूह आदमी खवातीन और बच्चों को जबरी ज्यादती का निशाना भी बनाता था। खुद परस्ती और चर्ब जुबानी से जन्म लेने वाली अलूहियत पाकिस्तान के गली कूचों, देहातों, कस्बों में हर साल हजारहा इंसानों को कत्ल करती है। खवातीन और कम उम्र बच्चियों को दरिंदगी का निशाना भी बनाती है। जहालत अब अखबारों और वेबसाइट्स पर इश्तिहार बनकर चस्पा हो चुकी। फोन कीजिए और मुअक्कलात हाजिर। जान, माल और इज्जत की कोई जमानत नहीं। और ये सब कुछ कानून की अंधी देवी के सामने हो रहा है। इस देवी के मुजावर भी इन्हीं पीरों के मुरीद। थप्पड़ वाली सरकार से थूक वाली सरकार तक और पीर करंट शाह से पीर डंडे वाली सरकार तक। हमें ने ये भी देखा कि मज़ारात पर बहुत सी खिलाफ शरअ बातें हो रही हैं। मर्दों और औरतों का मखलूत इज्तिमा या धमाल, इसका इन औलियाए कामिलीन की तालीमात से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। आज 20 अफराद के बेईमाना कत्ल की गूंज है, लेकिन बंगाल के चीखते चंगाड़ते जादू का तोड़ कौन करेगा, जिसकी प्यास औरतों, बच्चों और मर्दों के खून से बुझती है। अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम हरफिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, सरगोधा में 20 अफराद के कत्ल की लर्जा खेज वारदात और मुतअद्दिद सवालात। पहला सवाल, क्या ये इंसानी साइकोलॉजिकल बिहेवियर है या नफ्सियाती रवैया है या इसका शाखसाना है? दूसरा सवाल, गद्दी या कुर्सी की लालच क्या इस तरह के वाकयात को जन्म दे सकती है? और तीसरा इंतहाई अहम सवाल, मज़ारात तो औलिया अल्लाह की निशानी होती हैं, क्या यहाँ पर खराफात जन्म ले सकती हैं? ये जानेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, क्या ये साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती रवैये का शाखसाना हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इसको नफ्सियाती रवैये का शाखसाना कह के हम जिससे कि सरफ नज़र नहीं कर सकते, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। कतन नहीं, कतन। उसकी वजह है कि क्राइम कमिट हुआ है ना। एग्जैक्टली। और क्राइम कमिट होने के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया इन्वॉल्व है। असल में मसला सारा ये है कि बरसगीर पाको हिंद में सूफिया इकराम और औलिया इकराम की जो तालीमात थी वो तो बुनियादी तौर पर यहाँ तौहीद के इल्म बरदार बनकर आए थे जी। और उन्होंने जिस दावत को जहाँ पर आम किया, वो दावत जो थी वो बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत को कायम रखने की। जो पहला इंस्टीट्यूशन जो है औलिया इकराम ने यहाँ बनाया है वो लंगर का इंस्टीट्यूशन था। बिल्कुल। इस लंगर का मतलब ये था कि उनको इल्म था कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये जात पात और नस्ल और रंग की तमीज़ में बटा हुआ है। ब्राह्मण है, शूद्र है, वेश्य है, क्षत्रिय है। शूद्र के साथ जो सलूक होता था वो तो ऐसे था कि अगर श्लोक सुन लेता था उसके कानों में शीशा डाल दिया जाता था, उसको अपने मजहबी इलाका उसमें मजहब के मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं, अपनी इबादतगाह में दाखिल होता। तो उन्होंने जब लंगर बिछाया तो उन्होंने देखा कि एक मोइनुद्दीन चिश्ती जिसका चेहरा ऐसे है कि रोशन चांद की तरह है और जो उनके देवताओं की तरह है, वो शूद्र के साथ बैठ के एक प्याले में खाना खा रहा है। एक बाबा फरीदुद्दीन गंजचकर, एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत सैयदना अली हजवेरी, ये वो लोग थे कि जो ऐसे खाते थे तो हैरान रह गए वो लोग। राइट। और उन्होंने कहा कि ये वाकई वो सच्चे लोग हैं जो मजहब
पे जिनका मजहब भी सच्चा, इसलिए यहाँ पर जौक तर जौक उनके हाथ पे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप खुद सोचे ना, आज भी अगर आप पाकपतन के इलाके में जाएं और ये पूरा इलाका जहां अंग्रेज की नहरों ने आबाद किया है, ये कभी नहरें नहीं होती तो जंगल होता होगा। वहां आके बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर ने डेरा लगाया। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिनको सुल्तानुल हिंद कहा जाते हैं, उन्होंने वहां जाके वो राजस्थान के इलाके में, अजमेर के इलाके में जाके डेरा लगाया। रेगिस्तान, चारों तरफ रेगिस्तान का इलाका था। इसी तरह आप बाकी जगहों पे देख लें, मैं औरंगाबाद में गया हूँ, वहाँ ज़ैन चिश्ती साहब का मज़ार है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली जो दिल्ली है, ये बेसिकली ये तो महरौली के बाहर का इलाका था। यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार आज भी दिल्ली से बाहर, तो उस वक्त कितना बाहर होता होगा। तो आप खुद सोचें कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने कमाल मोहब्बत के साथ यहाँ पर इसको किया। 4 किताबें हैं जो सूफिया ने खुद लिखी हैं। एक कश्फुल माजूब है जी, एक रसाला कशैरिया है जी, एक कुव्वतुल कुलूब है, और चौथी आखिरी किताब जो है वो मकतूबात शेख अहमद सरहंदी है। अच्छा, इन चारों ने जो दिबाचा लिखा है, हर एक का दिबाचा बड़ा कॉमन है। उनने कहा है कि हम ये किताबें, हमें लिखने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि अहले तसव्वुफ जो होते हैं, जो अहले नजर होते हैं, उनको जब अल्लाह ताला कुछ हकीकतें खोलता है तो बयान नहीं करते। तो उन्होंने कहा हमने इसलिए लिखी है कि तसव्वुफ का दामन लोगों ने इतना मैला कर दिया है, इसमें रिया इस कदर आ गई है कि हम बताना पड़ गया कि असल तसव्वुफ क्या है। जी। अच्छा, अब बरसगीर पाक व हिंद में ज्यादातर औलिया कराम के मज़ार जो हैं वो ज्यादातर बरेलवी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल ठीक। हमने मुफ्ती मुनीर साहब को सुनाया। जी हाँ। अब मुफ्ती मुनीर साहब ने बड़े दुख से और भी कई जगह कहा है, और उन्होंने डांटा है उन तमाम मौलमाए कराम को जिनकी मसाजिद के साथ ये मज़ार हैं और इन पे ये सब कुछ होता है और वो नहीं रोकते। वो कहते तुम अल्लाह के सामने जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। सैयदना अहमद रजा बरेलवी, जिन्हें आला हजरत कहते हैं, चूंकि मेरे वालिद चूंकि बरेलवी, उसमें उनके खुसूसन उनके पहले उनके बैत हुए, फिर उसके बाद इब्राहिम रजा बरेलवी साहब, उनके साथ बैत हुआ। बड़े हम बचपन में जी फतावा रिजविया मैंने बचपन में पढ़ा है, अपने वालिद के पास पढ़ा हुआ। मैं आप उसकी चीजें निकाल के बताता हूं, आप हैरान होंगे कि ये तमाम बरेलवी उलमा जिनके मसाजिद के साथ मज़ार हैं, ये अगर इमाम अहमद रजा बरेलवी के फतावा निकाल लें तो अगले दिन कान से पकड़ के इन लोगों को निकाल दें मज़ारों के ऊपर। मैं आपको बताऊं, आप मज़ारात औलिया पर खराफात के बारे में आप देखें, ये फतावा रिजविया के अंदर आप पहले लिखते हैं कि बनियत ताजीम अगर मज़ार का तवाफ किया जाए तो हराम है, लोग करते हैं। अच्छा, उसके बाद फरमाया कि बोसे देने से बचना बेहतर है। बचना बेहतर है। आप बता। अच्छा, उन्होंने बकायदा चादर के बारे में आपने फरमाया कि अगर चादर एक मौजूद हो और पुरानी और खराब ना हो गई हो, तो अगर आप उसको बदलने की हाजत ना हो तो बदलना फजूल है। बेहतर है कि उन चादरों से तुम लोग किसी को, आपने लिखा है कि रूह को इशारे सवाब के लिए दे दें, किसी को को दे दें, कोई खुराक खिला दे, कुछ खिला दे, ताकि उसको, यानी आप अंदाजा करें, इधर होता यह है कि मिनिस्टर ऑफ के गले में चादर डाली जा रही है, फलाने के गले में चादर जा रही है, जो जाता है उसके गले में 4-4 चादरें पहना देते हैं और उसका एक कारोबार बनाया हुआ है। ठीक, उसके बाद आगे लिखा आतिशबाजी, आप अंदाजा करें, आतिशबाजी, उस शब्द आतिशबाजी जलाना, रोशनी पसंद करना, बला हाजत, और जो खाना बगैर से सारे साथ पकाया गया हो उसको लुटाना, जो लूटने वाले के पैरों में कई मन खराब हो, मट्टी में मिल गया हो, ये उसको उन्होंने बमूजब फख्र और बायस बरकत के नहीं करार दिया। उसमें आपने फरमाया है कि ये बुनियादी तौर पे असराफ है और असराफ हराम है। आगे देखिए, ये जो और अभी अपने लाल शहबाज कलंदर पे उन्होंने डांस किया था, क्या नाम है खतून जो शीमा करवाई, अहमद रजा बरेलवी का फतवा, रंडियों का नाच बेशक हराम है। यहां से पूरी ट्रेन भर के जाती है लाल शहबाज कलंदर में, बेशक हराम है। औलिया कराम के उर्सों में बेकैद जाहिलों ने यह मासियत फैलाई है, कोई रोकने वाला नहीं है यार। एब्सोल्युटली राइट। कोई रोकने वाला नहीं है। जो लोग इख्तिलाफ से मना फरमाते थे, और उन्होंने दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पीर कोई हो सकता है, और ये सब अच्छा, फिर उसके वजद के बारे में, ये जो औलिया कराम के मज़ारात नूर की निशानी है, तो ऐसी जगह पर ये खराफात आई कैसे? मैं बताता हूं। अच्छा, मैं सिर्फ एक तो सुना दूं आप इन लोगों को, जो हमारे उलमा, क्योंकि मैं चूंकि बड़े दुख से बात कर रहा हूं जी। आगे मजलिस समा के बारे में, अब मज़ामीर के बारे में, ठीक है।
कि अगर वजद सादक यानी सच्चा है और हाल गायब और मस्तूर है फिर तो ठीक है। अगर एक आदमी की कैफियत तारी हुई है तो फिर, और अगर बतकल्लफ वजद करता है तो यानी लचके तोड़ने के साथ तो हराम है, और बगैर इसके रिया और इजहार के तो जहन्नम का मुस्तहिक है। अगर कवाली में कोई शख्स अल्लाह करके शुरू हो जाता है, धमाल करता है, हाँ जी, धमाल डालना शुरू होता है जी, जी। जिस पे असल कैफियत तारी नहीं होती, जी। तो फरमाया जहन्नम का मुस्तहिक है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर उस शख्स की नकल कर रहा है, झूठी और रिया कर रहा है, जो अल्लाह ताला ने खुद वजह जो कैफियत जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुन के आता है, जो औलिया की बात सुन के उसमें आता है। मज़ामीर के बारे में आप हैरान होंगे जी, ये जो अपने जैसे कहते हैं ना आप तबला सरंगी बरंगी जी, जी। मज़ामीर यानी आलात लावलब बवजह लावलब बिलाशुबा हराम हैं, जिनकी हुर्मत औलिया उलमा दोनों फरीक मुक्तदा के कलमात आलिया में मसला उनके सुनने सुनाने के लिए गुनाह में शक नहीं कि बाद सार कबीरा है, और हजरात अलैहि सादात बहिश्त कबायर और सिलसिला आलिया चिश्त की तरफ से इसकी निस्बत महज बातिल और इफ्तरा है। यानी कवाली की जो चिश्तियों ने, आप सोच नहीं सकते कि कवाली के सुनने के लिए जो चीज उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं जी, वो सुने तो आप हैरान रह जाए। शराइत आप रखी है। बावजू होके आए जी, आप उसके अंदर किसी तौर पर भी आप क्या कहो बेरिश लड़का तक ना हो, ठीक है, आपको जो बंदा जो कवाली गा रहा हो वो भी साहिब शरा हो, ये सारी चीजें मौजूद हों। इधर मसला होता है कि कवाली इधर खड़ा करते हैं और जो धमाल चलनी शुरू होती है, नशा भंग के ऊपर जो उनके फिक्रे हैं, चिराग जलाने को उन्होंने मना फरमाया, यहां तक कि अगर बत्तियां, फरमाया कि आग को तो मुर्दे से दूर रखना है, अगर बत्ती भी अगर दूर कहीं कब्र से किसी दूर जगह जाके, ये उनके कब्रों के बारे में, मज़ारात औलिया के बारे में हजरत अहमद रज़ा बरेलवी ये बातें आ गई और पब्लिक के सामने आ गई। सर, ये तो बात हो गई औलिया अल्लाह की और उनके मज़ारात की। अब बात कर लेते हैं जाली आमिलों और पीरों की, जिनके जगह बनी हुई हैं, इंतजामिया और हुकूमत खामोश है, सिर्फ मीडिया का काम है उनको एक्सपोज करना। बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, आप एक जहर का इंजेक्शन लगाने वाले बंदे को यहां देखते हैं जी, आज आपके छापा मारते हैं, आप कहते हैं जो तुम गलत कर रहे हो उसको पकड़ते हैं। यहां आप इश्तिहार चल रहा है भाई, कैमरा नहीं रोक रहा, क्या डिग्री है उसके पास? काला अल्लाह का कुरान कहता है जादू हराम है, जादू का इश्तिहार है, और क्या काला जादू का तोड़, काली कलकत्ते वाली का पता नहीं क्या अजीबोगरीब। अच्छा, हर तरह के ये अजीबोगरीब लोग हैं जी। इंग्लैंड के अंदर भी इनका बहुत धंधा चलता है। इंग्लैंड के अंदर भी पता लिखते हैं औलाद की नाफरमानी का शर्तिया इलाज। होता क्या है, बेचारा जहां से गया नौकरी करने, औलाद तबाह बर्बाद हो गई है, बेटी गोरे के साथ भाग गई है, बेटा काली को लेके चला गया। मुझे उनका बात याद आती है, कर्नल मोहम्मद खान ने लिखा है कि यूरोप में बहुत कम बदसूरत औरतें, बहुत कम जी, पाकिस्तानी उनको जाता है, ढूंढता है, उनसे शादी करता है। बिल्कुल, तो मतलब ये तो असल मसला ये नहीं, मैं ये कहने का ये इनका धंधा वहां चलता है। ये धंधा जो अब औकाफ के सारे मज़ार हैं 90% औकाफ के मज़ारों के अंदर औकाफ कुछ नहीं कर सकते। उसमें मुफ्ती मुनीब से पूछते हैं कि सारी रात ढोल ढमक्का चलता है, ये चादरें जा रही हैं, ये गडोलियां जा रही हैं, ये फलां चल रही है, सोने यार दी कड़ोली पर दी, बहुत अच्छी जो कुछ भी है, हर चीज है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या किसी साहिब मज़ार वली ने कोई कड़ोली सर पे रख के क्या कभी गया? नो। क्या ऐसा हुआ? नो। सबसे बड़ी मिसाल जो है अमीर खुसरो की मिलती है जी, कि उन्होंने हुआ ये था कि एक ताजर आया, तो एक बंदा आया उसके पास, निजामुद्दीन औलिया के पास, मैं गरीब हूं तो मुझे कुछ अता करें। उन्होंने कहा, ये मेरी जूतियां हैं, ये तुम ले जाओ तो तुम बेच देना। उधर अमीर खुसरो बड़े ताजर थे, वो अपना माल लेके आ रहे थे जी, तो वो उन्होंने देखा कि खुश कहने कि मुझे अपने मुर्शिद की खुशबू आ रही, तो जूतियां उसके पास में, तुम जूतियां कहाँ से ली? उसने कहा, मैं निजामुद्दीन औलिया के पास गया था, जूतियां दे दी, पता नहीं। उसने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो, ये सारा माल तुम लो, जूतियां मुझे दे दो। अल्लाह। और वो जूती सर पे रख के रक्स करते हुए वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि अर्जा खरीदन, तुमने बड़ी सस्ती खरीद। हाँ जी। ये एक मिसाल सिर्फ एक मिलती है, लेकिन वो भी कैफियत, माल लुटाओ ना, अपना पूरा कारोबार लुटाओ ना, कोई भी नहीं करे। हालत ये होती है कि कारोबार भी नहीं लुटाते, फिर उसके बाद नातों की जो खाल बना है, कसम से नातों का एहतराम हमारी दुनिया से, बिल्कुल सही बात, गानों की तर्ज पे नाते बन रही हैं और कॉपियां छपी हुई हैं, नात बतर्जे
फलां गाना, नात बतर्जे फलां गाना, नात बतर, यानी और उसके ऊपर पैसे निछावर किए जा रहे हैं। मैं एक दफा सिबी में डिप्टी कमिश्नर था, वहां हर साल नात होती जी। थी। ये रियाजुद्दीन सोहरवर्दी साहब आते थे वहां पर जी। मरहूम जो नातिया कॉलेज के सरबराह जो थे, इनके फसी के वालिद, तो वहां एक यूं करके ना जैसे बेल तवाइफ को डाली जाती। जी जी। मैं एक दिन कहा, मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है? क्या ये जायज है सर? उन्होंने कहा खबरदार, तुम्हें रसूल की नात के ऊपर ये तवाइफों की तशबीह याद आती है? बंद करा दिया उन्होंने, बैठे हुए मेरे सामने बंद किया। मैंने कहा, मुझे कहा कि आप इनको पकड़ के ले जाएं। इनको रसूल की नात पढ़ते हुए तवाइफों की तरह यूं 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 बखेरना याद आ रहा है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक्स। और ये सबसे इतना बता दें, या क्या कोई कुर्सी या गद्दी की लालच में इस हद तक भी गिर सकता है कि 20 अफराद को कत्ल कर दे? आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं कभी इनकी लड़ाइयां आपके सामने खोलूं, मैं नहीं खोलना चाहता। बुजुर्गों की औलादें हैं जी, उनके सुल्तान बाऊ की का एहतराम है, उसके बाद उनके बड़े बड़े लोगों के, इनकी ऐसी ऐसी लड़ाइयां हैं, इसलिए कि वो कहता है जागों के तसर्रुफ में अकाबों का निशम। इकबाल के एक शेर में बात खत्म करता हूं कि कुम बेइज़्निल्लाह कहने वाले रुखसत हो गए, कुम बेइज़्निल्लाह कहने वाले रुखसत हो गए, अब मज़ारों पर मजावर रह गए या गोरकन। वाह वाह वाह, एब्सोल्युटली राइट पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि इलाकाई सलामती पर आखिर खौफ के बादल क्यों मंडला रहे हैं। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलाकाई सलामती पर आखिर खौफ के बादल क्यों मंडला रहे हैं? ईरान, चीन, इंडिया, कश्मीर और रूस, किसका झुकाव किसकी जानिब है, जानते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, देखिए, ये क्राइसिस बुनियादी तौर पर शुरू हुआ मिडिल ईस्ट से जी, और मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है अब पाकिस्तान तक आता चला जा रहा है जी। मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में सबसे बड़ी वजह यह है कि खुद मिडिल ईस्ट को तकसीम करके रख दिया है। राइट। शाम जो है उसके ऊपर असल आके लड़ाई फंसी है। मिस्र में एक मूवमेंट शुरू हुई, मुर्सी जो है वो आया, मुर्सी को सऊदी अरब और बाकी लोगों ने मिल मिला के $10 बिलियन दिए उनको, और वहाँ जाके एक आर्मी कू करवा के उनको उन्हें खामोश कर लिया। इराक की सूरत हाल ऐसी थी कि जिसके अंदर ईरान का अपना इन्फ्लुएंस था, और ईरान के लिए ख़ास तौर पे एक फ़िज़ा हमवार की गई थी इराक के अंदर। जी। पूरी की पूरी सद्दाम की ताकत को उन्होंने मिलियामेट कर दिया, एक भी तैयारा नहीं रह गया। एयर पावर जिस मुल्क की नौ खत्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक। तो ईरान को वहाँ रास्ता मिल गया, यहाँ तक कि पास्तारान ईरान जो है वो बाकायदा वहाँ जाके अपने तौर पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपने आप। जी। ट्यूनिस वगैरह वगैरह खामोश रह गए, उर्दन ने भी हैंडल कर लिया। दो मुल्क ऐसे थे कि जो बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हुए। कौन कौन से? एक यमन और एक शाम। अच्छा, यमन का मामला जो है वो भी शुरू ही से हमेशा लड़ाई की जगह रही है। जी। अदन की जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह के ऊपर हमेशा लेफ्ट वर्सेस राइट, रूस वर्सेस अमेरिका की लड़ाई रही है। बरतानिया की ये बेसिकली बाजगुजार जगह थी। बरतानिया को यहाँ से आप कंट्रोल करते हैं सारे का सारा। जी। और दूसरा आप सुएज का, सुएज तो एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ मिस्र है, वो उनके पास सेफ है। रशिया लैंड लॉक किस्म का कंट्री था, उसके पास गर्म पानी की वो नहीं थी, चीज़ें थी। ज़्यादा बाल्टिक सी की कुछ रियासतें हैं, वो भी समुंदर जो है सर्दियों में। तो शाम की बंदरगाह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके लिए रशिया जो है उसको बीच में कूदना पड़ा। क्या पाकिस्तान की गवादर पोर्ट नहीं है इंपॉर्टेंट? मैं वही आता, गर्म पानी तक रसाई हमने दी उसको। अगला इशू, अगले नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये पूरा सिनेरियो क्या बन रहा है। इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान जो है, चाइना का मामला यह हुआ कि चाइना ने भी बाहर निकलने की कोशिश की। चाइना की दो चीज़ें हैं, चाइना की इकॉनमी चूँकि बहुत बढ़ रही है, तो चाइना में उन्होंने ऑयल जो है वो उसको उन्होंने मुआहदात किए, और ऑयल यहाँ से गुजरता है, उसका बहुत लंबी सी एक लाइन बन के गुजरती है। एक तो उन्होंने तरीक़ेकार किया था, ताजिकिस्तान किर्गिस्तान वाली जो रूट लेके आज़रबाईजान से उन्होंने बाकू के रास्ते तेल तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी हमेशा जो डरते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हो गया तो अचानक हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। जैसे थाईलैंड वाला रास्ता जो है, आर्मी कू के बाद उनका इन्वेस्टमेंट तबाह बर्बाद हो गई। ठीक। अब उनके लिए जिंदगी मौत का मसला है ये सारे का सारा जो है, ये ग्वादर के पोर्ट जो है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ग्वादर पोर्ट जो है, चाइना का सबसे बड़ा मसला है कि चाइना की जो आधी हिस्सा है
उसमें 94% पॉपुलेशन रहती है, बल्कि 95% पॉपुलेशन रहती है आधे चाइना में। अच्छा। और आधा चाइना जो वेस्ट की तरफ है उसके अंदर सिर्फ 5% पॉपुलेशन रहती है। ये जो सिंकियांग की तरफ, इधर मुसलमान हैं, दूसरे तीसरे ये लोग हैं। अब आपने सिंकियांग का जिक्र कर ही दिया है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। सिंकियांग में मुसलमान मुखालिफ जो इकदामात उठाए जा रहे हैं, एक वो तो किस मुसलमान तरफ जा रहे हैं? मुखालिफ इकदामात भी उठाए जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि मैं काशगर हुरमची अगर आप जाएं ना, तो मैं चाइना गया हूं, मैं जाके देखा है कि वहां पर बीजिंग में तो आपको अपना नाजिया मस्जिद मिल जाएगी सब कुछ, लेकिन यहाँ चूंकि मुस्लिम इन्फ्लुएंस था जिसको उन्होंने दबाने की कोशिश की है। अब इस यहाँ जो है मुसलमानों की मूवमेंट चलाना फायदा किसका है? भारत का। एग्जैक्टली। यहाँ मुसलमानों की एक मूवमेंट चलाना जो है फायदा किसका है? उन लोगों का कि जो चाहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान की ये सी पैक न चले। सी पैक सबसे बड़ा मसला यह है कि ग्वादर की पोर्ट की पहली दुश्मनी बनती है दुबई के साथ, इसलिए कि दुबई की जो बंदरगाह है वो सरवाइव कर रही है। दुबई के पास ऑयल तो नहीं है जी, तो दुबई की जो बंदरगाह है वो सरवाइव कर रही है बेसिकली इसी कारोबार के से, ट्रांजिट ट्रेड के। राइट। अब अगर आप आते हैं तो आपको दो फायदे हैं, आप आउटसाइड स्टेट ऑफ हॉर्मज हैं, इंटरनेशनल चोक पॉइंट से बाहर हैं, आप बड़ी आसानी से 2 दिन का क्रूज बचा सकते हैं। आप डीप सी पोर्ट है। डीप सी पोर्ट जी। एक कतर के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, थ्रेट नहीं है। और दूसरा है इंडिया के लिए, भारत के लिए, क्योंकि भारत बुनियादी तौर पर चाहता है कि हम किसी न किसी तरह चाइना ना जाए, पाकिस्तान को हम इस तरह मजबूर करें कि ये लाहौर से जो वाघा बॉर्डर है यहां से रास्ता निकले और हम पहुंचे कहां पर? तोरखम, और फिर आगे हम सेंट्रल एशिया की वो, ताकि हम पाकिस्तान को इस तरह मजबूर कर लें। उसके लिए उस 2 रास्ते, एक तो यह है कि कश्मीर के इर्द गिर्द चीजें जो है वो गर्मा गर्म हो जाए। तभी ईरान का झुकाव भी इंडिया की तरफ ज्यादा है। इंडिया, देखिए ईरान इंडिया ये एक नेक्सस। देखिए चाबहार किस लिए बनाया गया? जी। चाबहार बुनियादी तौर पे इसलिए बनाया गया है कि चाबहार के रास्ते हिंदुस्तान को, अफगानिस्तान को एक्सेस दी जाए ताकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट रहे। आज मैं देख रहा था कि उन्होंने जो तालिबान ने अपनी वो अपना जो पूरे अफगानिस्तान के अंदर अपनी वो जो है वो बताई है कि कितने हिस्से पे काबज है, कुछ 78% हिस्सा जो है स्ट्रेंथ बताई, अपनी स्ट्रेंथ, और वो जो है इंटरनेशनल उसने एक्नॉलेज की है। 78% हिस्से पे तालिबान काबज हो चुके हैं। अच्छा। अब जो जिस गवर्नमेंट का आप नेगोशिएट करें, फॉर एग्जांपल का ये जो क्या नाम बैठा हुआ जो ऊपर अपना गनी जो है अशरफ गनी, इसके बात करेंगे तो उसकी तो ऐसी काबल से बाहर नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक मैसूर किस्म के आदमी को उससे नेगोशिएट करना शुरू करते हैं। जैसे एक जमाने में दिल्ली का मुगल बादशाह होता था, वो कहते कि शाह आलम और दिल्ली तक पालम, पालम जो है उनका एयरपोर्ट है। राइट, एग्जैक्टली। वो तो जहां उनकी हैसियत कोई नहीं, वो हाँ जिस जगह है वहां पर वो पाकिस्तान के लिए मसाइल बनाते भी हैं और वहां पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान को पालते भी। तो चाहबार ये था कि तुम अफगानिस्तान के लोगों, तुम अपना ट्रांजिट ट्रेड जो है इधर से ले लो, क्योंकि ईरान को तो कोई जरूरत नहीं बंदरगाह की। ईरान के पास तो बंदर अब्बास खुद मौजूद है, बहुत बड़ी बंदरगाह है। फिर उन्होंने केश का जो आइलैंड है वो बहुत बड़ा उसको डेवलप कर दिया हुआ है, वहां उनकी फ्री ट्रेड भी होती है, सब कुछ होता है, और कई बंदरगाहें, क्योंकि पूरी जो खलीज फारस जो है उसके किनारे पे ईरान बैठा, उसके 18 छोटी छोटी बंदरगाहें हैं वहां पर जी। तो ये इसको, और इंडिया ने वहां पर $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है, अफगानिस्तान में भी की है। अब ये नेक्सस ये बन रहा है कि रूस कहां जाए। रूस के लिए मसला यह है कि एक तरफ तो उसने बशार अल असद को सपोर्ट करना है, लेकिन अब यह है कि अब ओबामा की जो उसकी ट्रंप की जो पॉलिसी आ गई है प्यूटन वर्सेस उसके कि हम बशार अल असद हमारा भी यार है, सही ठीक। अब वो उन्होंने वो किया है कि इंसर्जेंट के तारीख ये बताती है, इस वक्त सूरत हाल ये बन रही है कि शाम में इंसानियत का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो बर्पा हो चुका है। 45 लाख महाजर जो हैं ये टर्की पहुंच चुके हुए हैं। यानी हम लोग ये तो कहते हैं जर्मनी का, कभी टर्की का कोई नाम नहीं था कि 45 लाख महाजर, और उनमें से हालत पता है क्या हो गई है कि टर्की में अंदर वो बने अर्दगान ने उनको अपने तमाम जहां टर्क स्टूडेंट्स हैं ना जी, वो कभी वो अपना इम्तिहान दे के जिन स्कूलों में दाखिल लेते हैं, शामी महाजर उसमें बगैर उसके दे लेते थे। हम भी महाजर पाले हैं, आप सोच नहीं सकते। यानी हालत यह है कि उन्होंने उसको तकरीबन उनके 25% को नेशनलिटी दे दिया। आपने कभी सोचा अफगानों को नेशनलिटी देने की? इस हद तक, क्योंकि अर्दगान के अंदर एक कमाल की चीज आई है, एक फीलिंग आई है कि उम्मत मुसलमान जब एक है, इसलिए बर्मा भी पहुंचा, इसलिए वो संभाले। तो ये एक कैफियत पैदा हो रही है रशिया के भी अगेंस्ट। अब रशिया यहाँ गवादर में भी आना चाहता है, क्योंकि गवादर उसका पुराना जिंदगी का एम है।
वहां पर ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर इंडिया को अपनी साइडलाइन बतानी पड़ेगी। कश्मीर कहां स्टैंड करता है? अब कश्मीर के मामले पर जैसे शटर डाउन कल हुआ है, कश्मीर जिस को अंदाज से देखिए, मोदी को रिजेक्ट किया गया है। कश्मीर में इंडिया जो है कश्मीर को इंडिपेंडेंट नहीं होने देगा, ये उनका बड़ा मसला है जी। इंटरनेशनल फोर्सेस का डिजाइन ये है कि इंडिपेंडेंट कश्मीर बना दो, एक पूरा मुल्क बन जाएगा जिसमें पाकिस्तान का आजाद कश्मीर, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख शामिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर खत्म, ठीक है, और हम जहां सीपैक खत्म, हम तो क्या है जी। फिर तो पाकिस्तान जो है ना वो यहां से शुरू होगा ना, इस्लामाबाद से, मरी के क्वाला ब्रिज से शुरू होगा, राइट। फिर तो ऊपर से आप तो नहीं जा सकेंगे ना, गिलगित बल्तिस्तान ट्रेडिशनल तो कश्मीर का हिस्सा था, तो फिर तो इंडिया कहेगा जी आप तो या हमें रास्ता दें या फिर ठीक है जो कोई, लेकिन इंडिया ये नहीं चाहेगा। इंडिया का प्लान पता क्या है? इंडिया का प्लान यह है कि बलूचिस्तान में गड़बड़ की जाए, इंडिया का प्लान यह है कि कराची में गड़बड़ की जाए, इंडिया का प्रोग्राम यह है कि सिंध में गड़बड़ की जाए, और वो उस पर बाकायदा लगे हुए हैं। और आपको पता ही है कि ये सारे का सारा आपको आए दिन जो इंडियन एजेंट्स हैं वो रोज कभी मिसिंग पर्सन के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे ये काम शुरू करते हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल को जो है इंडिया ने जिसे कहता है इन्फ्यूज करके कुलभूषण ट्रिगर किया है, जी हाँ। वहीं तो पकड़ा गया था, और उसको सपोर्ट कौन करता है? यूएई करती है जी। उसको सपोर्ट कौन करता है? ईरान करता है। अब ईरान ने अभी राहिल शरीफ के ऊपर इतराज कर दिया, बिल्कुल किया, और उसने कहा ओ भाई मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो के फीदर इन द कैप कौन था? इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जी। ईरान उसमें भी नहीं आया था, तो क्या नहीं हुई थी? हो गई थी। हो गई। क्या उसको लोग ये नहीं कहते कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुस्लिम उम्मा की नहीं थी? बिल्कुल थी। वो किसके खिलाफ थी? मुस्लिम उम्मा आप नहीं आते ना आए, लेकिन यह है कि आपको शामिल हो जाना चाहिए। आज ईरान को कहना चाहिए कि मैं शामिल होता हूं, इससे अगर वो हो जाए, एक्सपोज तो हो रहा है ना नहीं, सर, कि वो किसके साथ मैं कहता हूं ईरान को शामिल हो जाना चाहिए, राइट। ईरान को शामिल हो जाए, सऊदी अरब जो है वो ऑटोमेटिकली एंटी ईरान खत्म हो जाएगा, वो मुस्लिम उम्मा की फोर्स बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिंध के आईजी की कुर्सी पर धमा चौकड़ी। मामला क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपकी लाइव कॉल ली जाती हैं। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आज के मौजू पर ही बात कीजिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम यह भी बात करेंगे कि सिंध के आईजी की कुर्सी पर धमा चौकड़ी, आखिर मामला है क्या, जानते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, देखिए ये बात शुरू हुई थी नवाज शरीफ और बेनज़ीर का, जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है ना जी। आपस में, बेनज़ीर वहां पर थी उसमें 88 में, जी। और नवाज शरीफ साहब जहाँ चीफ मिनिस्टर थे जी। तो उस वक्त ये सारा धमा चौकड़ी शुरू हुई है। अच्छा। कि वफाक की बात नहीं हम मानते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। और नवाज शरीफ फिर दोबारा नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उस हुकूमत को बरतरफ किया था गुलाम इसाक खान ने, और यहाँ पर गवर्नर चुके, ज़ाहिर बात है उस वक्त सदर लगाता था, वज़ीर आज़म का ताल्लुक कोई नहीं था, तो यहाँ पर एक ये फवाद के जो ताया हैं इनको गवर्नर लगा दिया था। अच्छा। अल्ताफ हुसैन नाम था। अच्छा अच्छा। बड़े तेज वकील होते थे, तो उन्होंने आके यहाँ पर फवाद चौधरी साहब की बात, फवाद चौधरी साहब की बात, अच्छा अच्छा अच्छा, फवाद चौधरी साहब पीटीआई के तर्जुमान हैं, तर्जुमान है सर। हाँ, सर सर अच्छा आदमी है ना, हर जगह तर्जुमानी तो वो ये है कि उन्होंने सियासत फवादैन के नरगे में है। हाँ, फवाद वो वाला नहीं, ये फवाद और वो मेरा दोस्त, बड़ा अच्छा, ये भी दोस्त जी। है। तो इन्होंने ये किया था कि उन्होंने गवर्नर ने अपनी जगह एक चीफ सेक्रेटरी लगा दिया था, तो दो चीफ सेक्रेटरी हो गए थे, एक गवर्नर से बैठता था, एक वहां बैठता। अजीब गरीब थी, इस तरह आईजी का भी मसला हो गया हुआ था। तो नवाज शरीफ साहब के जमाने में ये सारा कुछ शुरू हुआ था, क्योंकि लॉयल्टीज का मसले शुरू हो गए थे। ये मेरा लॉयल है तो रहेगा, ये मेरा लॉयल है तो नहीं रहेगा। अब असल मसला यह है कि प्रोविंसेस को इख्तियार नहीं है इसका अपना लगाने का, आई चूज करने का, वो ऑप्शन दे, थ्री ऑप्शन देते हैं तीन बंदों की, लेकिन लगाता वही है। लेकिन ये मसला बिल्कुल और है, यहां बंदा ये उन्होंने गलती से लगा लिया पीपल पार्टी में जी। अब गलती हो गई, अब क्या करें, अब उन्होंने सरेंडर करने का अख्तियार है, लेकिन सरेंडर भी पीपल पार्टी को देर से समझ आती है ना जी। उससे पहले फैसला आ गया था कोर्ट का, किसको निकालना नहीं। जी, जी। अब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ने फंस गए। कॉल ले लें, आ गई मेरे ख्याल को। लाइव कॉल्स हम लेना शुरू कर रहे हैं। पहले कॉलर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? वालेकुम सलाम, मैं नजीबुल्लाह बात कर रहा हूँ कराची से। जी नजीब साहब, क्या कहेंगे? और जाओ साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम हो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेहरबानी। और मेरा इनसे सवाल है कि ये जो काला जादू वाले, ये तो
हुकूमत के सरपरस्ती में होता है कि कराची में बसों में भी काट देते हैं और रोडों पे गुलाम चेकिंग करते हैं कि सही है, सही है। शिर करते हैं कि मनपसंद जो आपका काम हो, जो बंदिश हो शादी का, मनपसंद जो आप 24 घंटे के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। योर पॉइंट हैज बीन टेकन। सर अच्छा, ये बात तो सही बंदिश है। का बड़ा अजीब व गरीब मुझे समझ नहीं आती। बंदिश का मतलब यह है कि अल्लाह एक काम करना चाहता है और मैंने रोका हुआ है। कोई हो तो दुनिया की ताकत को है कि रोक सके? मुमकिनात में है ये। अल्लाह कहता है कि अंतुमुल फुकरा इल्लल्लाह, तुम सारे अल्लाह के आगे फकीर हो। लेकिन फिर क्या काला- पैगंबर, क्या वली, काला क्या जादू तो इमाम, बरहक सब है। अल्लाह के आगे फकीर हैं। काला जादू तो बरहक है। नहीं, कुरान काला कहता है- जादू के बारे में देखें, उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तोड़ के लिए सूरह फल्क और सूरह नास उतरी जी। और वो बकायदा किया जाता है। लेकिन मसला जरा यह है कि वो उसको बंदिश जो कहते हैं ना कि अल्लाह का एक तकदीर की बंदिश, दुनिया किसी बाप तकदीर की बंदिश नहीं कर सकता। काला जादू आपको बीमार कर सकता है और कुछ कर सकता है रास्ते। जादू तो है जी। और जादू बकायदा देखे ना, हज़रत मूसा के सामने जिसको लेके आए थे, अल्लाह मूसा ने कहा माँ जी तुम बेचते ये जादू लेके आए हो, वो अजदा बन गया था जी। और सारे सांप को खा गया था, बिल्कुल जितने भी ठीक। सांप रस्सियों को बनाए थे। तो ऐसी बात है, अल्लाह का कलाम बहुत बड़ी चीज है। इसमें कोई शक नहीं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से? मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद अली साहब कहिए, क्या कहेंगे? हेलो, मुझे जी, ओरिया बोलिए। मकबूल जान साहब से बात करनी आप है। बात बस फरमाइए, कीजिए, फरमाइए। आप बात कीजिए। मुझे ओरिया साहब, मुझे आपसे ये कहना था कि क्या इस मुल्क में इस्लामिक कानून नाफिज नहीं हो सकता? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका पॉइंट आ गया। इस्लामी कानून सर। ये मेरी बजाय नवाज शरीफ से पूछना चाहिए, ये मेरी बजाय जरदारी से पूछना चाहिए, ये मेरी बजाय इमरान खान से पूछना चाहिए, सर नाफिज हो ये भी मेरी गया। बजाय उससे पहले जो लोग आए थे उनसे पूछना चाहिए। ये तो ज़ियाउल हक नहीं नाफिज कर सका, बड़ा नेक नियत बनता था, उसने भी शरीयत कोड बनाई और 10 साल के लिए कहा तुम फाइनेंशियल मैटर नहीं सुन सकते। हाँ, राइट। उसने तो ये तो मतलब यह है कि इस्लामी कानून हम नाफिज करना ही नहीं चाहते। हमारे कोई सियासतदान, हमारी मजहबी पार्टियां भी एक मुझे बताएं नफाज इस्लाम के लिए उन्होंने सीरियसली कोई तहरीक चलाई हो? जमहूरियत की तहरीक चलाते हैं, सिस्टम के बका की तहरीक नामूस चलाते हैं। रिसालत के मामले पर चुप बैठे हैं सारे उलमा आपके। मुझे हैरानी होती है, बहुत बहुत तकलीफ दे, ये बहुत तकलीफ दे सूरत हाल। राइट, सूरत हाल बहुत तकलीफ दे है। नाज़रीन अगर आप फीडबैक देना चाहें आज के प्रोग्राम के हवाले से जो डिस्कशन हुई है, तो आप हमारे फेसबुक और ट्विटर पर पेजेस पर आ सकते हैं, वहां पर कमेंट भी दे सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।